हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई होप यू आर डूइंग वेल एज आई एम टू। अपनी मनाली की वीडियो एडिट करने के बाद सोचा फेमिनिज्म के टॉपिक पर एक एपिसोड बनाते हैं, और मैंने अपनी रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी। और अगर आपने मेरी मनाली की वीडियो नहीं देखी है तो ये आई बटन पे क्लिक करके देख लो, लिंक आ गया होगा। सो here's another video of our Moto Talk show, and today's topic is of feminism. And an early warning: if you are a feminist, then leave because you can't digest any of it. Do you know it's so common to see feminists come online and bicker about men this, men that, while having no accountability of their own? Why there's this wannabe strong, independent Indian woman who feel entitled enough to abuse men, call them rapists like it's a joke, physically abuse both men and women, and still having the delusion that they are good women. Can you even believe that? It is because we live in an India where this happens, and this, and this. It is because India is a country where women can beat men on road without any consequences. It is because India is a country where there is literal news of how a man was so much tortured by his wife that he doesn't even want to come back to his own damn house. And no one even made an episode about the men's abuse in India. It is because India is a country where there is content like this without any care. All of this raises a very important question. Why is it socially acceptable for an Indian woman to create content about abusing man in public? Even after this, we gave these feminists so much privileges that they can vomit any, and I mean any nonsense from their mouth without any fear. India is a country where women were oppressed, but it was the Saas that oppressed Bahu. It was Jethani that oppressed Devrani, not husbands or ससुर. और जहाँ डोमेस्टिक अब्यूज हो रहा था ना, वो किया भी घर घर की बड़ी औरत नहीं था। तब जब घर के आदमी अपना खून पसीना बहा के घर के लिए कमाई कर रहे थे ताकि सबको खुश रख सकें। और आज तक किसी फेमिनिस्ट में दम नहीं हुआ ये बात बोलने का, बिकॉज देयर एजेंडा इज ओनली टू थ्रो हेट अगेंस्ट मैन एंड नथिंग एल्स। None of these women are fighting for issue of sanitization in villages or issue of sanitary pads because they are paid by companies like Zara, H&M or Tambaku companies to increase their sales. That's where their feminism only begs for nudity and drinking. हमारे इंडिया में फेमिनिज्म जो भी है आज वो इसीलिए है क्योंकि देयर आर वीडियो लाइक दीज, एंड इट्स नॉट जस्ट वन वीडियो, इट्स अ डेली हैबिट ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन वुमन टू अब्यूज देयर हस्बैंड और टॉर्चर देम। उस हैवान औरत ने जिंदा जला डाला बेचारे आदमी को। सोच सकते हो कितनी बुरी मौत मरा होगा बेचारे ये आदमी। हमें माचिस की तीली से एक मिली सेकंड के लिए भी आग लग जाए ना तो कितना बुरा जलता है। इसको तो पूरा का पूरा जला डाला। ये तो सिर्फ अपनी वाइफ को खुश रखना चाहता था, लेकिन इस घिनौनी औरत ने इसके आखिरी पल कितने दर्दनाक बना दिए, सोच भी नहीं सकते हम लोग ये। और इसके बाद भी तुम्हें सिर्फ सुनने को मिलेगा मेन आर हार्टलेस, मेन डोंट केयर। इतना सब कुछ होने के बाद भी ऐसी औरतें हमारे बीच में हैं और इनकी अकाउंटेबिलिटी ज़ीरो है। बिल्कुल भी शर्म नहीं आती इनको, जो मन में आए वो बक देती हैं बिना शर्म खाए। ये याद है कि भूल गए इसको? ये केस भी बहुत साल पहले हुआ था। और गलती से किसी को ये केस याद भी ना हो ना, थोड़ा सर्च कर लेना, पता लग जाएगा क्या कांड हुआ था ये। इंडिया वो कंट्री है जहाँ पर इन लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे टाइप के लोगों की, ताकि वन ट्रेडिशनल इंडियन फेमिनिस्ट को बोल सकें कि इंडिया में ऑप्रेस भी तुम नहीं किया
और साला अब्यूज़ भी तुम्ही ने लोगों को किया, और सिर्फ औरतों को ही नहीं, आदमियों को भी किया था। तभी आदमी सिर्फ अपनी वाइफ से डरता है, जिसे हम मजाक मजाक में उड़ा देते हैं, बट हाउ सीरियस दैट इज, you'll only get to know when you think about this seriously. So what delusional high ground are you having for your dilemma? And what the fuck is this bitching about men this and men that? जहाँ फेमिनिस्ट बकवास करती हैं कि बाहर जाना सेफ नहीं है, इन औरतों ने तो अपने घर को ही सेफ नहीं छोड़ा किसी के लिए। आदमी एटलीस्ट अपने घर को तो सेफ रखता है। और बात रही घर से बाहर के इंडिया को सेफ बनाने की, तो उसके लिए नेक्स्ट राइड पर बात करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में। In the end, all of these things raises questions like, was oppression in Indian families really always by men, or was it often by elder women like Sas or Jethani within the patriarchal setup? Why is that never ever talked about? Or why do we glorify foreign models of feminism but never build one that addresses India's unique cultural, social, and family dynamics? For more great content like this, keep on watching Story on You.